फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ इज, जन्म के पहले दिन एक पूर्णकालिक शिशु की तरल आवश्यकता क्या होती है? 60 to 70 ml per kg, 70 to 80 ml per kg, 100 to 120 ml per kg and 150 ml per kg. Correct answer is option A, 60 to 70 ml per kg. एक शिशु को आवश्यकता होती है फ्लूइड की, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु की लंबाई मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेइंग स्केल या स्केल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटोमीटर, जो कि एक न्यूनेट्स की लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इन्फेंटोमीटर का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एवरेज बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक के अनुसार एक बच्चे का औसत वजन क्या होना चाहिए? 2.5 kg, 1.5 kg, 3 kg या 2 kg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भारतीय मानक के अनुसार जो वजन होता है भारत में यह नॉर्मल माना जाता है 2.5 to 3.5। तो इस प्रकार से इसका एक एवरेज आएगा 3 kg, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the research method that combines both a longitudinal and a cross sectional design, वह कौन सी अनुसंधान पद्धति है जो एक लॉन्गिट्यूडनल और एक क्रॉस सेक्शनल डिजाइन दोनों को जोड़ती है? कन्वर्जेंस डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी डिजाइन एंड डाइवर्जेंस डिजाइन। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हमारे सामने दिया गया है कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है कि ये आपस में जो भी किरणें हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं। तो इस प्रकार से कोई भी बात, कोई भी जब डिजाइन आपस में जुड़ती हैं तो उसको कन्वर्जेंस डिजाइन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक फिगर भी दिया गया है किस प्रकार से यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो रही है और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो रही है एक लाइन में खड़े करके। और यहाँ पर आप अलग अलग सबको देख सकते हैं, उसमें से एक हमने सैंपल चुन लिया है। तो ये स्टडी होगी क्रॉस सेक्शनल और यहाँ पर आप एक निश्चित डेटा देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी लेंथ और एज में भी बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight and length of a full term 3 kg baby at 1 year of age is expected to be, 3 किलोग्राम जन्म वजन वाले पूर्णकालिक बच्चे का 1 वर्ष की आयु में अपेक्षित वजन और लंबाई क्या होगा? 7 kg and 70 सेंटीमीटर, 9 kg and 75 सेंटीमीटर, 12 kg and 80 सेंटीमीटर एंड 12 kg and 85 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जो फुल टर्म के बेबी होते हैं उनका 1 वर्ष की जो आयु में अपेक्षित वजन होगा यह होगा 12 kg और जो लंबाई होगी यह होगी 80 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई क्या होती है? 6 से 18 इंच, 18 से 20 इंच या 20 से 40 इंच या 8 से 10 इंच। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। एक स्वस्थ सामान्य शिशु की जो लंबाई होती है यह होती है 18 से 20 इंच। यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह 50 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct height velocity in children aged 2 to 10 years?
2 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में वृद्धि दर क्या होती है? 18 टू 8 टू 18 सेंटीमीटर पर ईयर, 4 to 6 centimeter per year, 2 to 4 centimeter per year, and 6 to 8 centimeter per year. Correct answer is option D, 6 to 8 centimeter per year. ये एवरेज ग्रोथ होती है 2 से 10 साल के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड एज अंडर। जननी सुरक्षा योजना को किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? CSSM, NRHM, MCH, ICDS। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको जननी सुरक्षा योजना को NRHM के अंतर्गत शुरू किया गया था और ये योजना शुरू की गई थी 2005 में और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना है इसका, इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना होता है, जैसा कि उनका अस्पताल में प्रसव हो सके, स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव हो सके, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which type of hallucination is more common in delirium dementia? Visual hallucination, auditory hallucination, gustatory hallucination and tactatory hallucination। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विजुअल हेल्यूसिनेशन एक कॉमन हेल्यूसिनेशन होता है डिलीरियम की कंडीशन में, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? एमिनो एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में जब जाते हैं तो उनका पाचन होता है और पाचन होने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद अमीनो एसिड्स लास्टली बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये अमीनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अनिवार्य अमीनो अम्ल और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अनिवार्य का मतलब होता है ऐसे अमीनो अम्ल जिनको हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, इनको बाहर से हम लोगों को लेना ही पड़ेगा अपने खाने के साथ या अन्य जैसे भी हो, इसलिए इसका जो जरूरी होता है कि ऐसी प्रोटीन लिया जाए कि जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है तो यह होता है अमीनो एसिड्स, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विटामिन B12 एक ऐसी विटामिन होती है जिसमें कोबालामिन के रूप में पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन इज टर्म्ड एट। जैसे कि कई प्रकार के पॉपुलेशन में बहुत से व्यक्ति होते हैं, तो इनमें से जब कुछ ही सैंपल लिए जाएं तो इसको क्या बोलेंगे? स्नोबॉल सैंपलिंग, सैंपलिंग एंड सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग हाइपोथेसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इसको बोला जाएगा सैंपलिंग। यहां पर फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन है और इसमें से जब कोई टारगेट पॉपुलेशन लिए जा रही है, कुछ लोगों को ही सिलेक्ट किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1848, 1950, 1923 and 1947। Correct answer is option D. Indian Nursing Council was established in 1947. So the correct answer is option D. Next question. Which of the following inventory control methods is based on the rate of consumption of goods? निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल वस्तुओं के उपभोग की दर के आधार पर आधारित है? ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, HML एनालिसिस एंड FSN एनालिसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सही हो जाएगा। FSN एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है
जिसमें हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इस आधार पर वस्तुओं को कंट्रोल किया जाता है, सामान को कंट्रोल किया जाता है, गुड्स को कंट्रोल किया जाता है कि उनमें से देखा जाता है कि कौन सी वस्तु अधिक उपयोग हो रही है, कौन सी वस्तु कम उपयोग हो रही है और कौन सी वस्तु बिल्कुल उपयोग नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल में FSN, क्योंकि जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल्स में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत अधिक उपयोग होती हैं। तो मान के चलिए कि दो दवाएं जैसे कि पैरासीटामोल हो या डिक्लोफेनेक हो, इस प्रकार की बहुत सी उपयोग होती हैं, तो इनको फास्ट में रखेंगे। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं एंटीबायोटिक्स जो कुछ ही लोगों को दी जाती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम या रेयर यूज की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, FSN एनालिसिस एक इस प्रकार का इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड होता है जिसमें हम लोग कंजम्पशन के आधार पर, खपत के आधार पर इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। What drugs are given to the client with Meniere's disease? Meniere's रोग से ग्रस्त रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है? एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये मीनियर्स रोग क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये औषधि कौन सी दें। देखिए होता क्या है कि हमारा जो इंटरनल ईयर है कुछ उसका स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप का होता है और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है इस कान के अंदर, और जिस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एंडोलिन। अब होता क्या है कि जब किसी भी कारण से ये एंडोलिन अधिक बन जाए तो इसमें प्रेशर पड़ेगा जिससे कि टिनाइटिस है और कान में भारीपन है, कम सुनाई देना, हियरिंग लॉस है, डिजीनेस है, चक्कर आना वगैरह समस्याएं देखने को मिलती। तो इन्हीं का जो एक कंबाइंड रूप होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनियर्स डिजीज। तो अब तो आपको ये समझ में आया होगा कि मिनियर्स डिजीज का मतलब है कि कान में जो भी दबाव पड़ गया है, इंटरनल ईयर में जो प्रेशर बढ़ गया है उसको कम करना, और बढ़ा किसके लिए है, ये जो एंडोलिन भरा है इसके कारण से बढ़ गया है। अब फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकालने का साधन होता है यूरिन के द्वारा, हमारे शरीर में से फ्लूइड बाहर निकलता है किडनी द्वारा फिल्टर होकर के। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक देने से क्या होता है कि जो भी फ्लूइड के एक्सेस है वहां से ये कम हो जाएगा और इस प्रकार से मिनियर्स रोग में आराम मिल जाता है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।